प्रीति बड़े घराने की बेटी थी। ससुराल भी उसे ऐसी ही मिली, लेकिन उसके देवर आदित्य को एक गरीब लड़की उर्वशी पसंद आई और उसने उसी से शादी कर ली। आदित्य के घर वालों ने शुरू में तो विरोध किया था, लेकिन बेटे की खुशी के कारण उन्हें भी उर्वशी को अपनाना पड़ा। प्रीति अपनी सास बबीता से बोली, माँ जी, मेरी शादी में आपको सोने का हार मिला था और ये गरीब घर की लड़की भला आपके लिए क्या हिलाई होगी। मुझे तो नहीं लगता कि अपने लिए भी मायके से 2 जोड़ी कपड़े लाई है। मेरे आदित्य की अकल पर तो जैसे पत्थर ही पड़ गए थे, तभी तो उस गरीब को इस घर की बहू बना कर लाया, वरना क्या उसे इससे अच्छी लड़की नहीं मिलती। उर्वशी को इस घर में आए हुए 1 सप्ताह बीत गया, लेकिन बबीता और प्रीति की चुगलियां थीं जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। एक दिन बबीता ने उर्वशी से पूछा, बहू, अच्छा ये बताओ, तुम अपने लिए मायके से भी कोई गहना लाई हो या नहीं? माँ जी, मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं। उनकी हैसियत मुझे गहने देने की नहीं है, लेकिन उनके मुझे जो संस्कार मिले हैं वो गहनों से भी कीमती हैं। चालाक लगती हो, इतनी सीधी भी नहीं हो जितनी नजर आती हो। कैसे तपाक से जवाब दे दिया। माँ जी, माफ कर देना, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बबीता आदित्य के पिताजी सुरेश से बोली, देख रहे हो जी, मैंने सही कहा कि बहू बहुत चालाक है। पैसे वाला देखकर मेरे बेटे को फंसा लिया, वरना क्या कमी थी उसको लड़कियों की। 4 पहिए की गाड़ी मिलती मेरे बेटे को। हाँ, अरे अब जो हो गया उसे दोहरा कर क्यों मन दुखी करती हो भाग्यवान, उसकी किस्मत में यही संजोग था। ये सुनकर उर्वशी शर्मिंदा हुई, गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन क्या करती। पहले दिन से उर्वशी ने रसोई और घर की जिम्मेदारी संभाल ली। उसके आते ही प्रीति ने तो घर के सारे काम छोड़ दिए। शाम के समय प्रीति बोली, उर्वशी, 8 बज गए, खाना कब तक बनेगा? बस थोड़ी देर इंतजार करो भाभी, बस बनने ही वाला है। देखो तो क्या क्या बनाया है, आलू मटर और रोटी। उर्वशी, हम लोग तुम्हारी तरह गरीब नहीं है जो केवल 1 सब्जी रोटी में काम चला लेंगे। इसके साथ 1 सूखी सब्जी, रायता और हरी चटनी भी बनाई जाती है। जल्दी से बना लो, हमारे घर में 7 बजे तक खाना बन जाता है। उर्वशी डरते हुए बोली, सॉरी भाभी, मुझे मालूम नहीं था। ठीक है, मैं झटपट से बना देती हूँ। उर्वशी ने बाकी सारी चीजें तैयार करी, सबके लिए खाना परोसा और रसोई समेटने चली गई। पता नहीं ये आदित्य की क्या बुद्धि चल गई थी जो इस गरीब को यहाँ उठा लाया। खाना परोसना भी नहीं आता। अब पानी कौन लाएगा? अरे जाओ प्रीति बहू, तुम ही पानी ले आओ। सारा काम निपटा कर उर्वशी अपना और आदित्य का खाना कमरे में लेकर चली गई। पूरे दिन काम में थकने के कारण वह खाना खाते ही सो गई। वैसे भी बरसात का ठंडा मौसम था। रात के 12 बजे बबीता ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, अरे बहू, 12 बज गए हैं, कब तक सोती रहोगी? जल्दी उठो और रसोई में आ जाओ, पकौड़े बनाने हैं। उर्वशी हड़बड़ा कर उठ गई और आदित्य से बोली, आदित्य उठो, ये माँ जी इतनी रात में मुझे रसोई में क्यों बुला रही हैं? मुझे लगता है कि माँ जी को नींद में बोलने की आदत है। नींद में बोलने की आदत नहीं उर्वशी, वो तुम्हें पकौड़े बनाने के लिए बुला रही हैं। हम लोग बरसात के मौसम में रात में पकौड़े खाते हैं। भला इतनी रात में कौन पकौड़े खाता है? उर्वशी रसोई में गई तो देखा कि बबीता सामान निकाल कर रख रही है। उर्वशी ने पूछा, इतनी रात गए क्या कर रही हो माँ जी, और मुझे किस लिए बुलाया? बहू, ये सोने का समय नहीं है, तुम जल्दी से पकौड़े बना लो, साथ में चाय भी बना लेना। माँ जी, इतनी रात में पकौड़े कौन खाता है? कौन खाता है? लो कर लो बात। भाई, हम खाते हैं। बरसात के मौसम में हम लोगों को रात में पकौड़े खाने की आदत है। बारिश के मौसम में हमारे घर में रात में पकौड़े बनते हैं। लेकिन तुम क्या जानो, तुम ठहरी गरीब घर से,
गरीबों को क्या पता कि बारिश में पकौड़े खाने का मजा क्या होता है। माँ जी, उर्वशी ने पकौड़े खाना तो दूर की बात है, कभी देखे भी नहीं होंगे। गरीब कहीं की, इसके तो चेहरे से ही गरीबी झलकती है। हाँ। सुनो, ये रखी प्याज, आलू, पनीर और बेसन, तीनों तरह के पकौड़े बना लेना, और मन हो तो गोभी के भी बना लेना और बनाकर ऊपर ले आना। हम लोग ऊपर ही बालकनी में बैठे हुए हैं। उर्वशी रात के 2 बजे तक पकौड़े बनाती रही और उन्हें बार बार छत पर देकर आती रही। बस बहू, पेट भर गया और अब तो बारिश भी बंद हो गई। पकौड़े ठीक थे, लेकिन थोड़ा नमक तेज था, बेसन भी कम लगाया था। जाओ, अब तुम भी खाकर सो जाओ। प्रीति हंसते हुए बोली। अरे माँ जी, इसने पकौड़े बना लिए वो ही बहुत बड़ी बात है, वरना इसके जैसे गरीबों को क्या पता पकौड़ों का जायका। उर्वशी ये सुनकर रोती हुई आई और आदित्य से बोली, आप जानते थे कि मैं गरीब घर से हूँ, तो आपने मुझसे शादी क्यों करी? आप तो पकौड़े खाकर कमरे में आ गए, लेकिन बाद में वो मुझे क्या क्या सुना रही थी। माँ जी और प्रीति भाभी मुझे बात बात पर जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, और अब रात के 2 बजे तक पकौड़े बनाने का समय है क्या? अब मैं कब सोऊंगी और सुबह फिर जल्दी कैसे उठूंगी? उर्वशी, तुम बहुत अच्छी हो। मेरे घर वाले तुम्हारे लिए क्या कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। रही बातें पकौड़े बनाने की, तो तुम दिन में बनाकर रख लिया करो और रात में फ्राई करके दे दिया करो, इससे तुम्हारा समय बच जाएगा। हमारे घर में सबको बरसात में देर रात पकौड़े खाने की आदत है। ये आदत इतनी आसानी से नहीं छूटेगी। सुनो, मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना, क्यों घबराती हो? आदित्य की बातों से उसे हिम्मत मिलती थी, लेकिन अगले ही दिन वो फिर टूट जाती थी। अगले दिन रात में फिर पकौड़े, उसके बाद फिर पकौड़े, 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 सिर्फ पकौड़े। उर्वशी की दुनिया तो पकौड़ों में ही सिमट कर रह गई। उसे पकौड़ों के नाम से ही नफरत होने लगी। एक प्रीति थी जो रसोई में जाने का नाम भी नहीं लेती थी, और एक उर्वशी थी जो अपनी गरीबी के कारण नौकरानी बनकर 18 घंटे काम करती थी। एक दिन उसे तेज बुखार था। वह बुखार के कारण खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। रात के 12:30 बजे थे। बाहर तेज बारिश थी, बादल कड़क रहे थे। जब उर्वशी कमरे से बाहर नहीं निकली तो प्रीति बबीता से बोली, माँ जी, देवर जी ने तो उसे सिर पर बैठा रखा है, उससे कुछ नहीं कहते, वरना अब तक पकौड़े बनाने आ न जाती। सही कह रही हो बहू, लेकिन आज उसका चेहरा उतरा हुआ था। लगता है उसकी तबीयत खराब है। माँ जी, कैसी बातें कर रही हो? उसकी और तबीयत खराब? गरीब लोग बीमार नहीं पड़ते, ये सब तो काम ना करने का बहाना है। मैं जाती हूँ, मैं बुला कर लाती हूँ उसे। वैसे भी अब उसके हाथ के पकौड़े खाने की आदत हो गई है। हाँ, ये तो है बहू। प्रीति उर्वशी को जगाने गई और बोली, उर्वशी, उर्वशी, जरा बाहर आ जाओ, पकौड़े बनाने का समय हो गया है। भाभी, उर्वशी को बुखार है, वो आज नहीं बना पाएगी। आज आप बना लो ना। देवर जी, ये बहाने रहने दो, उससे बोलो कि पकौड़े बना ले। मैं नहीं बना पाऊंगी, मेरे हाथ में दर्द है। रहने दो आदित्य, मुझे जाना ही पड़ेगा, वरना ये लोग मुझे कामचोर समझेंगे और फिर मुझे गरीबी का ताना देंगे। ठीक है उर्वशी, अगर तुम्हें लगता है तो जाओ, लेकिन अब तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। जब तक तुम टॉर्चर होती रहोगी, ये लोग करते रहेंगे। अब तुम्हें इसका विरोध करना होगा। उर्वशी ने कई बार विरोध भी किया, लेकिन बदले में क्या मिला? घर से निकालने की धमकी, आदित्य से तलाक दिलाने की धमकी। एक दिन जब उससे नहीं सहा गया तो वह अपनी माँ के घर चली गई। उसने अपनी माँ को रोते हुए सारी बात बताई। उसकी माँ ने उसे कुछ समझाते हुए उसे उसकी ससुराल वापस भेज दिया। कुछ दिन बाद घर से प्रीति के चीखने की आवाज आई। उसके बाद बबीता के चीखने की आवाज आई। दोनों ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तभी आदित्य घर में आया तो देखा कि उर्वशी मरी पड़ी है। उसके मुंह से झाग आ रहा था। आदित्य जोर से चिल्लाया,
नहीं उर्वशी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन तुम इस तरह रसोई में कैसे मर गई? जरूर माँ और भाभी ने कुछ किया होगा। ये दोनों ही इसे रात दिन टॉर्चर करती रहती थी। रात भर उससे पकौड़े बनवाती थी और दिन भर उसे काम में लगाए रखती थी। और ये इसके हाथ में चिट्ठी कैसी है? इसमें तो लिखा है, मैं जा रही हूं आदित्य, हमेशा के लिए। मैं बर्दाश्त करते करते थक गई। आपकी माँ और भाभी मुझे हर बात पर गरीब कहती थी, मुझे तलाक दिलाने की और घर से निकालने की धमकी देती थी। इन दोनों के जुल्मों से तंग आकर मैंने जहर खा लिया है। हाँ, अब इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरे ससुर जी और जेठ जी को भी, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी पत्नियों का विरोध नहीं किया। मैं जा रही हूं। ये पढ़ते ही आदित्य बोला, माँ, अब पुलिस आएगी और आप सबको इसकी हत्या की जुर्म में पकड़ कर ले जाएगी। फिर तुम सबको फांसी हो जाएगी। समाज में बदनामी होगी सो अलग। तुम्हारी अमीरी भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। जब उर्वशी नहीं रही तो मैं जी कर क्या करूंगा? मैं भी आत्महत्या करने जा रहा हूं। अरे नहीं बेटा, ऐसा गजब मत करो। ये बहू ने क्या कर दिया? हाँ देवर जी, कुछ करो जो पुलिस ना आ जाए। भाभी, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास उसकी लिखी चिट्ठी है। यही सबूत आप लोगों को सजा दिलाएगा। ये हमसे क्या अपराध हो गया? ये सब इस प्रीति बहू की करामात है। मैं इसके कहने में आ गई थी। ये सब इसी का किया धरा है। उर्वशी बहू तो बहुत अच्छी थी। मैं इसके खिलाफ गवाही दूंगी। हाँ माँ जी, आपने तो मुझे ही फंसा दिया। हे भगवान, हमें इस दलदल से निकालो। तुम एक बार जिंदा हो जाओ उर्वशी, उसके बाद मैं ही सबको बारिश के मौसम में देर रात में पकौड़े बनाकर खिलाऊंगी। सारा काम करूंगी। कभी गरीब नहीं कहूंगी। बस एक बार जिंदा हो जाओ उर्वशी। ये कहकर प्रीति रोने लगी। तभी उर्वशी हल्की सी हिली। उसे हिलते देख बबीता बोली, बेटा, मेरी बहू ने हरकत की। अभी उसमें सांस है। उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, वह बच जाएगी। नहीं माँ, अगर हम हॉस्पिटल लेकर गए तो पुलिस केस बन जाएगा। मैं यहीं डॉक्टर को बुला लेता हूँ। उर्वशी को रसोई से कमरे में ले गए। सब लोगों को अपने किए पर बहुत पछतावा था। अब तो सब उर्वशी की जिंदगी की दुआ मांग रहे थे। सब बाहर थे। डॉक्टर, आदित्य और उर्वशी अंदर थे। दरवाजा अंदर से बंद था। तीनों ने अंदर एक दूसरे के हाथ में ताली मारी और कहा, मिशन सक्सेसफुल। ये कहकर तीनों हंस पड़े। डॉक्टर बने आदित्य के दोस्त ऋषि ने कहा, भाभी, अब सब ठीक है। अब तुम्हें देर रात तक पकौड़े नहीं बनाने पड़ेंगे और ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। थैंक्स यार, तूने हमारी बहुत मदद की है। ऋषि ने बाहर आकर घर वालों से कहा, देखिए, केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब खतरे से बाहर हैं। कम से कम महीना भर बेड रेस्ट देना होगा। उसे खुश रखिएगा, वरना वो डिप्रेशन में जा सकती है। तुम्हारा बहुत एहसान है डॉक्टर साहब, जो तुमने हमारी बहू और हम लोगों की इज्जत को बचा लिया। अब हम अपनी बहू को 1 महीना क्या, जब तक वो चाहेगी तब तक रेस्ट करा देंगे। उसे अपनी पलकों पर बैठा कर रखेंगे। हाँ, अच्छा ठीक है, चलता हूँ। ये उसकी लिखी चिट्ठी साथ ले जा रहा हूँ, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। वो लोग डर गए। 1-2 दिन बाद उर्वशी रात में 12 बजे उठी और रसोई में जाकर पकौड़े बनाने की तैयारी करने लगी। तभी बबीता वहां आ गई और बोली, बस करो बहू और अपने कमरे में जाकर आराम करो। आज के बाद यहाँ बारिश में देर रात में पकौड़े नहीं बनेंगे। अब जब भी पकौड़े बनेंगे, दिन में बनेंगे। उर्वशी अब बहुत खुश थी। बबीता और प्रीति ने उसे बहुत सताया था, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका था। मीनल शादी के 4 महीने बाद उदास बैठी हुई अपनी माँ वसुधा को याद कर रही थी। उसकी माँ काफी समय से बीमार थी और यही चिंता उसे खाए जा रही थी। अरे बहू, किस ख्याल में खोई हुई हो? आज खाना पीना नहीं बनाना क्या? दोपहर का 1 बज गया है।
सॉरी माँ जी, मैं तो भूल ही गई। दरअसल आज मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी। बहुत दिन हो गए मैं मायके नहीं गई। तो बहू, तुम्हें रोका किसने है? जाकर मिल क्यों नहीं आती उनसे? एक काम करो, तुम अपने मायके हो आओ, आज खाना मैं बना लूंगी। माँ जी आप परेशान न हो, पहले मैं खाना बना लेती हूँ, तब तक निकुंज जी को फ़ोन करके बुला लेती हूँ। अच्छा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। मीनल ने फटाफट खाना बनाया और तैयार हो गई। तब तक निकुंज भी आ गया। खाना खाकर मीनल निकुंज के साथ अपने मायके चली गई। मायके पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी माँ आंगन में बैठी हुई मोजे बुन रही थी। माँ! अरे मीनल, तुम मेरी बच्ची, तुम आ गई। ये कहकर वसुधा और मीनल गले लग गईं। माँ, तुम्हारी आंखों में आंसू? तुझे 2 महीने बाद देखा है ना, इसलिए रोक नहीं पाई। शिप्रा बहू, देखो कौन आया है। मीनल और निकुंज आए हैं। जल्दी से चाय नाश्ते का इंतजाम करो। मीनल, इस बार तुम्हें जल्दी नहीं जाने दूंगी। निकुंज बेटा, इस बार मीनल को छोड़ जाना। आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। माँ, मन तो मेरा भी बहुत है, लेकिन क्या करूँ? मैं यहाँ रहती हूँ तो माँ जी अकेली पड़ जाती हैं। उनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ है ना, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाती। मैं रुक नहीं पाऊंगी माँ। तुम तो बदल गई बेटी। माँ से ज्यादा सास की चिंता है, और होनी भी चाहिए। यही हर बहू बेटी का धर्म है। मीनल अपनी माँ का पीला पड़ा चेहरा देख रही थी, लेकिन वह चाह कर भी ज्यादा दिन मायके में नहीं रुक सकती थी। तभी शिप्रा चाय बनाकर ले आई। नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ दीदी, इस बार तो जल्दी आ गई। मीनल को लगा कि भाभी उसे काफी दिनों के बाद आने के लिए ताना मार रही है। वह बोली, भाभी, इन्हें छुट्टी नहीं मिलती। एक छुट्टी होती है, उसमें बहुत सारे काम निकल आते हैं, इसलिए आना हो ही नहीं पाता। दीदी, आप तो जल्दी आ जाती हो, लेकिन हमारा तो जाना ही नहीं हो पाता। माँ जी की तबीयत जो खराब रहती है। मेरी माँ का कहना है कि बेटियों का समय समय से ही घर आना अच्छा लगता है। ये सुनते ही मीनल का चेहरा उतर गया। क्या हुआ मीनल, इतनी उदास क्यों हो गई? माँ, क्या मायके आने के लिए समय देखना पड़ता है? बेटी, जब तक मैं हूँ तब तक आ जाया करो। ये तुम्हारा घर है। यहाँ आने के लिए समय का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। ये देख, मैंने तेरे लिए ऊन के मोज़े बनाए हैं। पैरों में सर्दी नहीं लगेगी। थोड़ा अचार और मुरब्बा भी रख दिया है। और तुम्हारे लिए एक सूट खरीद कर रखा था। और हाँ, कल ही तेरे लिए सोने की झुमकी खरीद कर लाई थी। सोचा था कि कोई खुशखबरी होगी तब दे दूंगी, लेकिन मेरे समय का क्या भरोसा। मैं रहूं या ना रहूं, इसीलिए अभी दे रही हूँ। शाम को मीनल और निकुंज खाना खा पीकर वापस चले गए। माँ जी, दीदी के सामने तो मैंने बोला नहीं, लेकिन ये बताओ, ये झुमकी कब खरीदी? हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? इस तरह तो किसी दिन ये घर भी आप उन्हें ही दे दोगी। बहू, मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं। मेरे बाद तो सब कुछ तुम्हारा ही है। अगर उसमें से थोड़ा बहुत मैंने अपनी बेटी को दे दिया तो क्या आफत आ गई? माँ जी, वैसे ही उनके आने से इतना खर्चा हो जाता है, ऊपर से आप आंखें बंद करके लुटाए जा रही हैं। हद होती है। हाँ। ये कहकर शिप्रा अंदर चली गई। 1 महीने बाद अचानक से मीनल के भाई का फोन आया कि माँ नहीं रही। ये सुनते ही मीनल जोरों से रोने लगी। अरे बहू, चुप हो जाओ। होनी को कोई नहीं टाल सकता। चलो अंतिम बार अपनी माँ से मिल लो। मीनल अपने मायके गई और अपनी माँ से लिपट कर बहुत रोई। बहू, संभालो अपने आप को, सब्र करो। माँ नहीं रही तो क्या हुआ, तुम्हारे भैया भाभी तो हैं ना।
माँ के क्रियाकर्म के बाद निकुंज मीनल को वापस ले गया। वह नहीं चाहता था कि वहां रहकर वो और ज्यादा परेशान हो। 1 सप्ताह ऐसे ही बीत गया। बेटा, आखिर कब तक अपनी माँ की याद में आंसू बहाती रहोगी? जाना तो एक दिन हम सबको भी है, लेकिन इस तरह रोती रहोगी ना तो बीमार पड़ जाओगी। जानती हूँ माँ जी, बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन माँ की याद आ ही जाती है। सोच रही हूँ कि कुछ दिन भैया भाभी के पास रह आऊं। कुछ दिन उनके पास रहूंगी तो हो सकता है कि मेरा मन बहल जाए। ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने। अपने भैया के साथ बचपन की खट्टी मीठी यादें बांटोगी तो दुख खुद ब खुद कम हो जाएगा। मैं निकुंज से कह देती हूँ तुम्हें छोड़ आएगा। मीनल कुछ दिनों के लिए मायके चली गई। वहां जाकर देखा तो सबके चेहरे खुशी से खिले हुए थे। मीनल को देखकर शिप्रा मुंह बनाते हुए बोली, अरे दीदी, आप आइए, अंदर आइए। इस बार तो आप बैग पैक करके लाई हैं। मीनल आंसू पोंछती हुई बोली, हाँ, वहाँ रहकर माँ की बहुत याद आ रही थी। सोचा कि कुछ दिन आपके साथ रह लूँ। अच्छा, बैठो। ठीक है भाभी, लेकिन पहले कमरे में बैग रखकर कपड़े बदल लूँ। अरे दीदी, उधर में मत जाओ। माँ जी का कमरा तो अब चिंटू और गुन्नू का है। बच्चे अब उसी में रहते हैं। आप एक काम करो, गेस्ट रूम में चली जाओ और वहीं अपना सामान रख लो। ये सुनकर मीनल हैरान हो गई। वह बोली, भाभी, माँ का सामान कहाँ रख दिया? माँ का सामान? सामान में था क्या? एक पलंग, एक संदूक और 5-7 जोड़े कपड़े। वो मैंने अपने मायके भेज दिए। आखिर वो यहाँ किस काम के थे? मीनल कुछ ना कह सकी और अपनी आंखों में आंसू लिए गेस्ट रूम की तरफ चली गई। शिप्रा बड़बड़ाई, मुंह तो ऐसे बनाया है जैसे इन्हीं को माँ की मौत का सदमा लगा है। हाँ। मीनल कपड़े बदलकर बाहर आ गई और तौलिए से हाथ पोंछने लगी। अरे दीदी, क्या आप अपना तौलिया नहीं लाई? ये तौलिया आपके भैया का है। सॉरी भाभी, भूल गई, क्योंकि आज से पहले कभी तौलिया लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। माँ थी ना। भाभी, माँ के कमरे में कुछ किताबें रखी थी, वो कहाँ रख दी? अरे वो तो मैंने कबाड़ी को बेच दी। रखी रखी पीली पड़ गई थी। वैसे भी बच्चों के कमरे में अपनी किताबें रखने के लिए भी तो जगह चाहिए। भाभी, लगता है जैसे अब इस घर में मेरी और माँ की सारी चीज़ें बोझ हो गई हैं। कहीं कुछ बाकी ही नहीं रहा। बुरा मत मानना दीदी, लड़कियों का तो सब कुछ उनकी ससुराल में ही होना चाहिए। इसका मतलब तो मैं भी यहाँ गलत हूँ? मुझे भी ससुराल में होना चाहिए? मैंने तो कुछ नहीं कहा दीदी, बाकी जैसा आप समझो। भैया, भाभी क्या कह रही हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? शिप्रा गलत क्या कह रही है मीनल? अब हम तुम्हारे लिए घर में जगह बनाएं या अपने बच्चों के बारे में सोचें? तुम अपने बच्चों के बारे में सोचो। मीनल के बारे में सोचने के लिए अभी हम लोग जिंदा हैं, और भगवान ने चाहा तो उसके लिए हम तुमसे बेहतर ही सोचेंगे। चलो बहू, हम तुम्हें लेने आए हैं। तुम्हारे बिना उस घर में रहना बहुत मुश्किल है। पीछे से प्रेमवती की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा तो प्रेमवती निकुंज के साथ खड़ी थी। मीनल आंखों में आंसू लिए अंदर गई और अपना बैग उठा लाई। दीदी जरा रुको, तुम्हारा कुछ सामान इस गठरी में बंधा है, साथ ले जाओ, वरना मुझे फेंकना ही पड़ेगा। मीनल ने दौड़कर गठरी उठाई और वहां से अपनी माँ की तस्वीर लेकर गाड़ी में बैठ गई। वह माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर रोए जा रही थी। बहू, रोना बंद करो। माँ ही नहीं तो मायके से कैसा मोह। सच कहती हो माँ जी, माँ बिना मायका नहीं होता। मैं इस गठरी में ही सारा अपना मायका समेट लाई हूँ। उस दिन के बाद मीनल का मायका हमेशा के लिए छूट गया।